देश के गृह राज्य मंत्री की उस करतूत का फ्रेम बाय फ्रेम आज विश्लेषण होगा, जिसे देखकर पूरा देश हैरान भी है और गुस्से में भी है। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर एसआईटी ने हत्या और साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस केस पर एबीपी न्यूज के सवाल पर माननीय मंत्री जी ऐसे भड़के कि कैमरे के सामने ही गाली गलौज पर उतर आए। इससे भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं पड़ा तो वो एबीपी न्यूज संवाददाता की ओर मारने के लिए दौड़ते हुए दिखाई दिए। गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे शख्स की ये शर्मनाक करतूत पूरे देश ने देखी है, तस्वीरों में कैद हुई है। अब संसद से लेकर सड़क तक अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग उठ रही है, लेकिन टेनी अपने पद पर बने हुए हैं। सवाल यह है कि टेनी के साथ खून माफ क्यों है? इसकी पड़ताल आज मास्टर स्ट्रोक में होगी, लेकिन पहले टेनी की शर्मनाक करतूत का फ्रेम बाय फ्रेम विश्लेषण मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में। ऐसा है, ठीक है, सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? खबर बंद कर दे, खबर बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। अरे गाली, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। धमकी, दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है क्या? मारपीट। पहली नजर में आपको ये तस्वीरें किसी गली के गुंडे की लगेंगी। दिमाग खराब है क्या? भाषा किसी सड़क छाप मवाली की समझ आएगी। खबर बंद कर दे। अंदाज देखकर लगता है कि कोई दबंग दादागिरी पर उतारू है। ऐसा है, यह हरकत अगर किसी गली के गुंडे की होती तो यह कानून व्यवस्था का मामला होता, लेकिन यह करतूत जिसकी है उसकी पहचान को तस्वीरों के साथ देखना जरूरी है। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और ये हैं देश के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जो सिर्फ 5 महीने पहले ही संविधान की शपथ लेकर मंत्री पद पर विराजमान हुए हैं। और मंत्री पद भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, यानी वो कुर्सी जिस पर बैठे शख्स के कंधे पर पूरे देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। वो अपने संसदीय क्षेत्र में अपने लोगों के बीच किसी गुंडे मवाली जैसी हरकत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री के कुर्सी पर बैठा ये शख्स सत्ता के नशे में ऐसा मदहोश है कि ना तो इसे कुर्सी की मर्यादा का ख्याल है और ना ही भाषा का। खराब है क्या? खबर बंद कर दे, खबर बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। मंत्री जी अपनी पावरफुल कुर्सी की यह हनक उस क्षेत्र की जनता को दिखा रहे हैं जिनके वोट से वो उस कुर्सी पर बैठे हैं। गृह राज्य मंत्री का मूड सिर्फ इसलिए खराब हुआ क्योंकि एबीपी न्यूज रिपोर्टर नवीन ने उनसे लखीमपुर जीप कांड में एसआईटी की उस रिपोर्ट पर सवाल पूछ लिया जिसमें उनके बेटे पर हत्या की कोशिश और साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहना है? उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां ऐसा है, धाराओं के बारे में चार्जशीट लग गई है। नहीं, जो एसआईटी ने जांच की। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? काम के बारे में। मंत्री जी पिंक जैकेट वाले एबीपी न्यूज रिपोर्टर नवीन के सवाल पर आपे से बाहर हुए हैं, लेकिन अभी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। बेटे के जुर्म पर सवाल पूछने पर मंत्री जी का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने रिपोर्टर नवीन का हाथ पकड़कर माइक झटका। अचानक मंत्री जी को एहसास हुआ कि बगल में मौजूद शख्स का मोबाइल ऑन है। गुस्से में आग बबूला मंत्री को यह होश जरूर था कि मोबाइल उनकी कुर्सी के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए पहले उन्होंने मोबाइल बंद करना बेहतर समझा। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो, क्या सीट लग गई है? नहीं, एसआईटी ने लगाई है, पूछो जाके ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। फोन बंद होते ही मंत्री जी को लगा कि अब अपना गुस्सा उतारने का सही वक्त आ गया है, इसलिए फिर वो एबीपी न्यूज रिपोर्टर नवीन पर टूट पड़े। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए।
क्या जानना चाहते हैं? कहना क्या पूछा? ये SIT से नहीं एक रिपोर्टर के जायज सवाल पर भड़के माननीय जी भरकर गाली गलौज, धमकी और धक्का मुक्की के बाद पल भर के लिए सांस लेने के लिए रुके तो लगा कि अब साहब का गुस्सा शांत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी तो उनका असली रूप आना बाकी था, क्योंकि हाथ पैर तो चलाए ही नहीं थे। इसके बाद मंत्री जी के लाव लश्कर को महसूस हुआ कि अब शायद सत्ता का गुरूर महंगा पड़ सकता है, तो उन्होंने बीच बचाव किया और फिर सूट बूट पहने मंत्री कदमों को लहराते हुए आगे निकल गए। इतनी घटना तो कैमरे में कैद हुई, लेकिन जो कैद नहीं हुआ वो आप रिपोर्टर नवीन की जुबानी सुनिए। गृह राज्य मंत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। हमारे द्वारा जब प्रश्न किया गया ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर, उसके बाद हमने ये प्रश्न किया कि आपके बेटे पर अन्य धाराएं बढ़ गई, क्या कहना है? तो इस बात पर भड़क गए मंत्री जी, बेवकूफ हो क्या, तमीज नहीं है? इस तरीके से डांटते हुए और मोबाइल भी हमारे साथ छीन लिया, मीडिया को भी भली बुरी बातें उन्होंने कही। इस तरीके से बिहेव उनका अच्छा नहीं रहा। मामला केंद्रीय मंत्री का है, जाहिर है प्रशासन भी फूंक फूंक कर ही चलेगा। इसलिए लखीमपुर के पत्रकारों ने टेनी के इस बर्ताव की शिकायत जिलाधिकारी से की और टेनी को मंत्री पद से हटाने की मांग उठाई। पहले भी व्यवहार ऐसा ही था और अब जब से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने तब से और दूरियां बना ली। पत्रकारों से लगातार बिहेव अभद्र भाषा का करते रहे हैं। और हम लोग जब कल की ही बात बता दें, कल संसदीय कार्यालय पर हम लोग गए थे तो वहां पर भी उनके छोटे बेटे ने हम लोगों को निकालने का प्रयास किया। आज भी छोटा सा प्रश्न किया, तब उन्होंने गाली गलौज पर आमादा हो गए और मांग की गई है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इन्होंने दावा किया था चैनल के ऊपर, तमाम चैनलों के ऊपर, उन्हीं पत्रकारों के सामने कि अगर ये उनका जो आरोप सिद्ध होता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। जाहिर सी बात है, उस इस्तीफे से सवाल से बचने के लिए मीडिया के साथ ये बदतमीजी की गई है ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ जो इतना अहम जिसके पास पद है उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों से इस्तीफा लेना चाहिए। लखीमपुर कांड में SIT की रिपोर्ट आने के बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अब टेनी की इस हरकत की वजह से इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह टेनी के इस्तीफे की गूंज सुनाई दे रही है, तो सरकार पर भी मंत्री के इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। वैसे तो लखीमपुर जीप कांड के बाद से ही सरकार पर अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे का प्रेशर है, दबाव है, लेकिन सरकार ने उनकी कुर्सी को बरकरार रखा। शायद इसी ने उनका हौसला इतना बुलंद कर दिया कि अब वो सरेआम कैमरे के सामने गाली गलौज पर भी आमदा है। चौतरफा इस्तीफे की मांग उठ रही है, लेकिन सवाल यह है कि सियासत में किस समीकरण ने उनकी कुर्सी अब तक बचा रखी है, इस रिपोर्ट से समझिए। बाप का शर्मनाक काम। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। कहना क्या पूछा? ये SIT से नहीं ABP न्यूज रिपोर्टर के साथ गाली गलौज के बाद अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की गूंज और तेज हो गई है। प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहते हैं कि आप सुबह से रात तक पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो आप कहिए कि आपकी सरकार की एक गृह मंत्री अगर इस तरीके की घिनौनी जवानी से किसी से बदसलूकी करते हैं, बात करते हैं, तो आपको क्या लगेगा? ये क्या उनका जो पद है, ये पद की गरिमा और सरकार की गरिमा को ये बढ़ाएगा क्या? सरकार का काम तो सवाल पूछना है। आपको सवाल पसंद नहीं आया तो नो कमेंट बोलते हैं, मगर रोक कर उससे बदतमीजी करना, उसको बुरा भला कहना, उसको धमकी देना, ये इनका एक माइंडसेट है। ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। इतनी हिम्मत, पत्रकारों से बदसलूकी और आप लोग सह रहे हैं, क्या बात। आपसे आग्रह है, आप तख्तियां लहराने के लिए यहाँ पर नहीं आए। टेनी के इस्तीफे की गूंज सड़क के साथ साथ
संसद में भी सुनाई दे रही है। लोकसभा में लखीमपुर कांड पर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष इस मामले पर चर्चा और टेनी की बर्खास्तगी को लेकर अड़ गया है और यूपी से दिल्ली तक इस मामले पर सरकार का घेराव हो रहा है। अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। उनको बर्खास्त करके बाहर करना चाहिए और ऐसे मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये अभी तक बाहर कैसे हैं, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे और उनके ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इतना बड़ा कांड किया है। आज जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी को उनके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष की इस मांग के साथ साथ किसान नेताओं ने टेनी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने आज ही अपना धरना खत्म किया, वो जाते जाते सरकार को अल्टीमेटम देकर ही रवाना हुए। वे नहीं मान रहे तो ऐसे आदमी को होम मिनिस्टर रहना चाहिए। तो आप लोग अभी भी उनका इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार पर दबाव जरूर है, लेकिन अभी सरकार टेनी के साथ खड़ी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक बीजेपी के सीनियर नेताओं की टीम टेनी के बचाव में उतरी। मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद विषय है, क्योंकि आज के दिन कार्रवाई वहां पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई चल रही है और सब जुडिस मैटर पे चर्चा नहीं होती है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स है। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने जानकारी दी है कि अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एसआईटी की निगरानी में ये पूरी जांच हो रही है। अजय मिश्रा टेनी इसको प्रभावित नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश राज्य की गृह मंत्री नहीं है, ऐसे में जांच को प्रभावित करने की गुंजाइश भी नहीं बनती है। तीसरा आरोप अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर है, ऐसे में पिता को सजा कैसे दी जा सकती? टेनी आज भले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, लेकिन उनके अपराध की जो लिस्ट है या आपराधिक छवि वाली जो लिस्ट है कई दशक पुरानी है। इसीलिए हमने एक पड़ताल की है। टेनी पर पहला आपराधिक मामला 1990 में दर्ज हुआ। 1996 में हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिए गए। बाद में ये नोटिस रद्द हो गया था। 2000 में उन पर मर्डर केस में एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में वो निचली अदालत से बरी हो चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट में ये केस अभी भी चल रहा है। बावजूद इसके सरकार ने अजय मिश्र को ना हटाने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें हटाना और ना हटाना दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान है। अब जरा उस गणित को भी आप समझ लीजिए। अगर बीजेपी उन्हें हटाती है तो किसानों की नाराजगी कम जरूर होगी, लेकिन हटाते ही विपक्ष देर से एक्शन लेने को लेकर हमलावर हो जाएगा। अजय मिश्रा को हटाने से विपक्ष का मुद्दा कमजोर जरूर होगा, लेकिन हटाते ही बीजेपी को ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। अगर बीजेपी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करती है तो अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का प्रचार कर सकती है, लेकिन उन्हें हटाते ही लखीमपुर कांड में सलाखों में भेजे गए किसानों की रिहाई की मांग जोर पकड़ लेगी। इसीलिए बड़ी थिन लाइन है। हमें यह देखना है कि इस पर फैसला लिया क्या जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस बात को ध्यान रखना होगा और इसीलिए नफा और नुकसान दोनों। एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस उत्तर प्रदेश चुनाव में झोंक दी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ जो आ रही है उसने समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बना दिया है, उत्साहवर्धन उसका हुआ है। दोनों पार्टियों की तरफ से उन हर समीकरण पर जोर दिया जा रहा है जिससे वोट बैंक प्रभावित हो सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व भी यूपी चुनाव का एक बहुत अहम और बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। काशी से लेकर अयोध्या तक बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। आज तो अयोध्या में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी के 11 मुख्यमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे। तस्वीरें देखिए। काशी के भव्य आयोजन के फौरन बाद अयोध्या में हुआ सियासी जमावड़ा। रामलला के दर्शन करने पहुंचे बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री। काशी से क्या मैसेज लेकर आए? जय श्री राम। मैं तो सबसे पहले माननीय योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, माननीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। यूपी में बहुत बड़ी मात्रा से इस बार डेवलपमेंट दिखा है। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है और बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो गए
जय श्री राम। क्या बीजेपी की तैयारी यूपी चुनाव को हिंदुत्व के पिच पर लाने की है? और करोड़ों देशवासियों के दिल में रामलला का भव्य मंदिर बने, ये सबकी आकांक्षा थी, वह पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष आके शिलान्यास किया है, काम उसका चल रहा है। जैसे जैसे यूपी चुनाव करीब आ रहा है, वाराणसी और अयोध्या में बीजेपी नेताओं का आना जाना बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अयोध्या में होना बता रहा है कि चुनाव में हिंदू कार्ड भी बेहद अहम साबित होने वाला है। अयोध्या आने वाले मुख्यमंत्रियों में एमपी के शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, असम के हेमंत बिस्व शर्मा, त्रिपुरा के बिप्लब देव, गोवा के प्रमोद सावंत, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, कर्नाटक के वासवराज बोम्मई, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन विशेन सिंह थे। दरअसल अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सभी मुख्यमंत्रियों को लेकर पहुंचने का सीधा कनेक्शन हिंदू कार्ड से ही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का भव्य आयोजन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। बीजेपी जानती है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए क्या मायने रखता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी का बहुत पुराना एजेंडा रहा है। ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है। ऐसे में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है तो जाहिर है श्रेय लेने से बीजेपी कभी पीछे नहीं हटेगी और ना ही शायद हिंदुत्व के अपने एजेंडे से पीछे हटेगी। तभी तो सारा जोर अयोध्या पर लगा हुआ है। सनातन का जितना भी परंपरा है उनको आगे ले जाना हमारा कर्तव्य है और वो कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है। इसे आगे लेकर के जाएंगे अपने राज्य में? जाना ही चाहिए, देश में ले जाना चाहिए। जिन लोगों ने सनातन धर्म संस्कृति को बोको हरम से जोड़ दिया, जिसने हिंदू को ISI बता दिया, जिसने हमको भगवा आतंकवादी कह दिया, जिसने राम सेतु को नकारा, जिसने हमको काल्पनिक कहा, उनको देखना चाहिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव से पहले अयोध्या में इतनी बड़ी सियासी जमघट बेमकसद नहीं हो सकती। लग तो यही रहा है कि यूपी चुनाव में हिंदुत्व की पिच को बनाने की तैयारी पूरी है। वैसे इसके संकेत तो उसी दिन मिल गए थे जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि काशी के बाद मथुरा की बारी है। अयोध्या में तो निर्माण जारी है, बाबा विश्वनाथ जी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। मतलब ये ध्रुवीकरण नहीं होगा इससे? विपक्षी कह रही है ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा करेगी। ये राजनीति का हम कर रहे हैं तो हम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। चुनाव में हिंदुत्व को एजेंडा बनाना भी नया नहीं है, लेकिन यूपी चुनाव में ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विपक्ष ने भी पूरा जोर लगा रखा है। खासकर अखिलेश यादव ने, उनकी रैलियों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। समाजवादी विजय यात्रा लेकर अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे थे। समर्थकों की बड़ी भीड़ उनके साथ चल रही थी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी कार्ड चलेगा नहीं। यूपी की जनता को बीजेपी ने निराश कर दिया है। इस पूरी चुनाव यात्रा में जहां आप निकल रहे हैं, जिस दिशा में हाथ उठा रहे हैं, हजारों हाथ उठ जा रहे हैं, क्या ये उठते हाथ वोट में बदलेंगे? लोगों के बातचीत, लोगों के इस अंदाज से क्या मालूम दे रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता को दुख मिला है, परेशानियां बीजेपी ने पैदा की हैं और जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी सरकार की, उस समय संकट पैदा किया सरकार ने। दरअसल अखिलेश यादव ने कई छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर अलग अलग जातियों के वोट बैंक को खींचने की कोशिश की है। उनका इरादा बूंद बूंद कर घड़ा भरने की है। जयंत चौधरी की आरएलडी से गठबंधन कर अखिलेश पश्चिम यूपी के 4% वोट पर दांव चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से उन्हें पूर्वी यूपी में 4% वोट मिलने की उम्मीद है। महान दल के केशव देव मौर्य से वो 5% वोट की बाजी खेल रहे हैं। संजय चौहान की जनवादी पार्टी के अलायंस से भी उनकी नजर पूर्वी यूपी के कुछ वोट पर है और जीजीपी के तुलेश्वर सिंह के दम पर अखिलेश सोनभद्र और आसपास करिश्मा दिखाने की कोशिश में है। शायद इसीलिए बीजेपी को लगता है कि अगर इसमें सेंध लगानी है तो उसका एक ही रास्ता है, हिंदू कार्ड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोशिशें भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसमें घर वापसी की शपथ दिलाई। करता हूँ कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा, तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं
उनकी भी घर वापसी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल होंगे। जाहिर है बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। अब इसका कितना फायदा उसे मिलेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। कोहली और सौरव गांगुली के बीच इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, उन दोनों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली को नसीहत दी है। उन्हें पब्लिक में आकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कहा है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कपिल देव ने कहा कि मीडिया में आकर ऐसे उंगली उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे साउथ अफ्रीका का टूर है और इस दौरे से पहले किसी भी तरह का कोई विवाद होना ठीक नहीं है। आई थिंक किसी के ऊपर इस समय उंगलियां उठाना सही नहीं है। टूर आ रहा है, आप उसके ऊपर गौर कीजिए। और मैं ये कहूंगा कि बोर्ड प्रेसिडेंट इज अ बोर्ड प्रेसिडेंट, बट यस इंडियन कैप्टन इज अ बिग थिंग, बट एक दूसरे की शायद पब्लिक में आके बुराई करना सही नहीं होगा, चाहे वो सौरभ हो या विराट कोहली हो। आप सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए और बेटर यही है कि आप देश के बारे में सोचिए। जो गलत है वो कल पता चल ही जाएगा, लेकिन पब्लिकली आप बाहर आके बोलेंगे तो वो मैं सोचता हूँ कि मुझे इस समय सही नहीं लगता। टूर से पहले कोई भी कंट्रोवर्सी हो। अगर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं जानते हैं तो आज विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच अनबन खुलकर देश के सामने आया। आज एक ऐसी स्टार वॉर सबको देखने को मिला जिसका असर टीम इंडिया पर पड़ना तय माना जा रहा है। विराट कोहली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। विराट कोहली ने यह साफ कर दिया कि उनके और बीसीसीआई के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। विराट कोहली न सिर्फ उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाने के फैसले पर सवाल उठाते नजर आए, बल्कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के दावों पर भी उन्होंने अपनी सहमति जाहिर नहीं की, उसे भी खारिज कर दिया। अब इस पूरी रिपोर्ट को देखिए और विवाद को समझिए। आज ये साफ हो चुका है कि भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीच जो दरार है वो सामने नजर आ रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने तो अपने दावों से सौरव गांगुली के दावों को झूठा भी बता दिया है। तारीख थी 16 सितंबर, जब विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। उन्हें यह कहा गया कि वो वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ सकते हैं। इस फैसले पर जब भी सौरव गांगुली से पूछा गया तो उन्होंने इसे हमेशा विराट कोहली का फैसला बताया। एक इंटरव्यू में तो सौरव गांगुली ने यह भी कहा था, मैंने उनसे निजी तौर पर यह कहा था कि T20 की कप्तानी न छोड़े, लेकिन जाहिर तौर पर वर्कलोड है। वो बहुत महान क्रिकेटर हैं, वो बहुत लंबे समय से कप्तान हैं, मैं भी रहा हूं, तो ये सब होता है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने यह साफ कर दिया कि उनके T20 की कप्तानी छोड़ने के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि इस फैसले की तो तारीफ की गई थी। T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीती तो लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक विराट कोहली से वनडे की कप्तानी छीन ली गई और इस पर भी विराट कोहली ने एक बड़ा खुलासा किया है। कोहली ने दावा किया कि उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाने की जानकारी सिर्फ 1.5 घंटे पहले किए गए एक कॉल से दी गई और वो कॉल भी साउथ अफ्रीका में टीम के सिलेक्शन का था। Whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision up till the 8th of December, where, as I said, I got a call 1.5 hours before
the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. And in the selection call afterwards, we chatted about it briefly, and that's what happened. There was no communication prior to that at all. लेकिन ये विवाद सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि बात यहां से भी आगे बढ़ चुकी है। दक्षिण अफ्रीका दौरे से बिल्कुल पहले रोहित शर्मा चोटिल हुए और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। अब उम्मीद यही है कि वो वनडे सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे और वनडे की कप्तानी भी करेंगे। लेकिन तब खबर ये सामने आई थी कि शायद विराट कोहली वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। अटकलें लगी कि विराट शायद रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन विराट ने साफ कर दिया कि वो वनडे सीरीज खेलेंगे और रोहित से उनका कोई भी अनबन नहीं है। यह भी कहा गया कि विराट कोहली ने बीसीसीआई से छुट्टी मांगी है, लेकिन अब विराट कोहली इन सारे दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो साउथ अफ्रीका में होने वाली वनडे सीरीज के लिए शुरू से ही उपलब्ध थे। Well, I was and I am available for selection all this time. You should not be asking me this question. Honestly, this question should be asked to people who are writing about these things and their sources. Because as far as I'm concerned, I was always available. I have not had any communication with the BCCI to say that I want to rest. पर सवाल यह है कि विराट कोहली के खिलाफ ऐसी खबरें कौन प्लांट कर रहा है? विराट और रोहित के बीच अनबन कौन बता रहा है? इस बीच आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ किसी भी तरह के अनबन से इनकार किया है। मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली, और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई करके, क्योंकि ये बार-बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। अब सवाल यह है कि विराट कोहली को वनडे और टी20 की कप्तानी से क्यों हटाया गया? इसकी एक बड़ी वजह विराट कोहली का कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतना बताया जा रहा है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम पाकिस्तान से हार गई। 2019 के वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हार गई थी। फिर 2021 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी न्यूजीलैंड से हारे और हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही हारकर बाहर हो गए। इसका एहसास विराट कोहली को भी है कि उन्हें इसी वजह से वनडे की कप्तानी से हटाया गया। ऑब्वियसली हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते। रीजंस मैं समझ सकता हूँ। मुझे डिसीजन सही है या नहीं उस पर कोई डिबेट ही नहीं थी। मतलब डिसीजन जो बीसीसीआई ने लिया वो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से लिया, जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, मैं समझ सकता हूँ। बाकी जो इन इवेंट्स हुए, जिस तरीके से कम्युनिकेट किया गया, वो मैंने आपको बता ही दिया था। आपस में नहीं लड़ना है, आपको सामने वाली टीम से लड़ना है, क्रिकेट खेलना है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।